doing great. Students, welcome back to the third part of this session, which is sentence elements. We have already discussed part 1 and part 2. So here I have written we are going to discuss S, V, O, C and A. We have already discussed S, that is subject, and V, that is verb. So today we are going to discuss object. Before starting, I want to give you a very important information. I am going to upload part 4 also. After completing this part, I will be coming up with fourth part also, where we will be solving some very good sentences, some very good exercises, and believe me, I can guarantee you, if you solve all those examples with me, you can never forget how to make sentences and how to apply clauses and phrases in a sentence. So I must suggest you, before watching part 3, make sure that you have gone through part 1 and part 2 also. If you haven't watched that video, you can click on the I button and you can go through that video. Okay? So let's begin. Students, as we के बाद हम डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या होता है? देखिए, affected by the action and recipient of the action. कैसे पहचानेंगे? हाउ टू आइडेंटिफाई एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस. उसके लिए मैंने यहाँ लिखा है, आपको ये देखना है सेंटेंस में कि वो कौन सा एलिमेंट है, कौन सा वो वर्ड है जो अफेक्ट हो रहा है किससे? एक्शन से. और कौन वो है जो उस एक्शन को रिसीव कर रहा है, उसका रिसिपिएंट है. आप ध्यान से यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पर एक चीज आप नोटिस करेंगे, एक्शन and action. It means you must identify the action first of all. आप action identify करो सेंटेंस में और ये देखो कि उस एक्शन से अफेक्टेड कौन हो रहा है, उसका असर किस पे पड़ रहा है, प्रभावित कौन हो रहा है और उस एक्शन को रिसीव कौन कर रहा है. मतलब एक ऑब्जेक्ट होने के लिए एक एक्शन का होना भी जरूरी है. ठीक है, ध्यान रखना मेरी इस लाइन को, क्योंकि जब मैं आपको कॉम्प्लीमेंट पढ़ाऊंगी तो बहुत हेल्प करेगी ये लाइन कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट में एक डिफरेंस मेंटेन करने के लिए. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के लिए क्या जरूरी है? एक्शन का होना जरूरी है. ठीक है, देखिए, ही पेंटेड द वॉल. आप यहां देखेंगे ही सब्जेक्ट है, पेंटेड वर्ब है. अब यहीं अगर मैं पार्ट 2 की बात करूं कि अब अगर आपने पार्ट 2 देखा होगा, वर्ब्स पढ़ी होगी, तो आप यहाँ बता पाएंगे कि पेंटेड कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है. तो देखिए, यहाँ इस पेंट का एक्शन जो है वो किस पर परफॉर्म कर रहे हैं, कौन सी वो चीज है जो पेंट करने से अफेक्टेड हुई? ऑब्वियसली वॉल. वॉल पर जब पेंट किया तो वो अफेक्टेड हो गई. इट मीन्स नाउ इट इज पेंटेड. उस पर पेंट हो गया तो वो प्रभावित हो गई, उसका असर उस पर पड़ गया. ठीक है ना? तो यहाँ जो द वॉल है वो है हमारा ऑब्जेक्ट. तो जैसे हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया, हम ये कह सकते हैं कि हमारी वर्ब कैसी है? ट्रांजिटिव है. ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखें, शी क्लीन्ड द फ्लोर. शी सब्जेक्ट है हमारा, क्लीन वर्ब है. ठीक है, अब इस एक्शन को करने से, सफाई करने से अफेक्टेड कौन हुआ बताइए? फ्लोर हुआ. भाई किसी फ्लोर पर गंदगी है, डस्ट है, वहां की साफ सफाई करने के बाद अफेक्ट, उसका जो असर है वो किस पर है? फ्लोर पर है, कि अब जो फ्लोर है वो साफ सुथरा हो गया. तो अफेक्टेड कौन हुआ? फ्लोर. तो ये जो द फ्लोर है वो भी हमारा क्या है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट है. तो इट मीन्स जैसे ही मेरे पास ऑब्जेक्ट आ गया, इट मीन्स मैं कह सकती हूँ कि वर्ब कैसी है मेरी? ट्रांजिटिव. अब recipient of the action, we have one more way to identify an object. ठीक है, तो I called Bob. बताओ, कॉल करने वाला कौन था? I. एक्शन क्या हो रहा है? कॉल किया है. इस कॉल को रिसीव किसने किया है? बॉब ने. इट मीन्स रिसीवर कौन है? बॉब. तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट. ठीक है, द टीचर punished the boy. पनिश यहाँ पे एक्शन है, करने वाला कौन है? द टीचर. इस पनिशमेंट को रिसीव किसने किया है? द बॉय ने. तो ये जो द बॉय है ये मेरा क्या हो गया यहाँ पर? ऑब्जेक्ट हो गया. ठीक है, तो ये तो तरीका है ऑब्जेक्ट पहचानने का. वहीं आप एक चीज को और ध्यान रखेंगे कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो एक्शन से अफेक्टेड है, ठीक है, उसको तो आप कहते हैं स्टूडेंट्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट.
ठीक है। और जो रिसिपिएंट होता है, जो रिसीवर होता है एक्शन का, वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इट मींस हमारे पास दो तरीके के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जो रिसीवर होता है वो तो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जिस पर एक्शन परफॉर्म कर रहे हो, मतलब जो आपके एक्शन से अफेक्टेड हो रहा है, उसको कहते हैं आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखिए मैंने कुछ और एग्जांपल्स लिखे हैं, इसलिए लिखे हैं ताकि अब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होगा और इनडायरेक्ट कौन सा होगा वो यहाँ आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, आर्या सेंट अंकुश अ कॉपी ऑफ द लेटर। हु सेंट? आर्या सेंट। तो आर्या तो हो गया हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, व्हाट एक्शन इज डन बाय अंकुश? कौन सा एक्शन हो रहा है? सेंट। तो ये तो हो गया हमारा वर्ब। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन पूछें, हु इज द रिसीवर? इस लेटर को, ये जो कॉपी है लेटर की, इसको रिसीव करने वाला कौन था? अंकुश। तो रिसिपिएंट कौन कहलाता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और सेंट क्या भेजा था? कौन अफेक्ट हुआ उस भेजने के एक्शन से? तो वो हो गया अ कॉपी ऑफ द लेटर। ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इट मींस इफ यू आस्क व्हाट डिड ही सेंड, क्या भेजा? वो तो है कॉपी ऑफ द लेटर, तो ये तो हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एंड टू हुम, किसको भेजा? रिसीवर कौन है? वो हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेट्स हैव वन मोर एग्जांपल। मैरी सेव्ड मी अ सीट। हु सेव्ड मी अ सीट? मैरी। मैरी इज अ सब्जेक्ट, सेव इज एक्शन। ठीक है, अब क्या सेव किया था मैरी ने? व्हाट का जो क्वेश्चन है, क्या सेव किया था? वो तो हो गया अ सीट। तो ये तो है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और किसके लिए उस सीट को रिसीव किसने किया था? मैंने। तो जो मी है वो हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसके सेव करने से अफेक्टेड तो कौन हो गई? सीट की, वो ऑक्यूपाइड हो गई, और उसको रिसीव किसने किया? मैंने। तो ये दोनों ही यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हमने नाम दे दिया है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। प्लीज पॉर मी अ ड्रिंक। ठीक है, व्हाट, क्या पॉर करना है? अ ड्रिंक। ये तो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो कि पॉर से अफेक्ट हो रहा है, और रिसीव कौन कर रहा है इस ड्रिंक को? किसके लिए डाली जा रही है ड्रिंक? मी। तो मी हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, रिसीवर हो गया। ठीक है, तो दिस इज द बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो तीनों सेंटेंसेस हैं, इनको हम और किसी तरीके से भी लिख और बोल सकते हैं। The indirect object generally corresponds to a prepositional phrase. एक indirect object जो है वो अपने साथ एक प्रीपोजिशन लेता है, और जैसे ही उस ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन लग जाता है उसे हम प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। और वो जो प्रीपोजिशन होता है वो यूजुअली टू और फॉर ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, देखते हैं जरा कैसे अप्लाई होती है ये चीज। हम इन्हीं सेंटेंसेस को दूसरे तरीके से बनाएंगे। यहाँ तो देखिए क्या हो रहा था, पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब वैसे भी अगर आप ये पूछें कि कौन सा तरीका बेहतर होता है, तो तरीका तो यही होता है अच्छा कि पहले आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखें, बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखें। लेकिन ये तरीका भी गलत नहीं कह सकते हम। ठीक है, बट एक चेंज आ जाता है। वो चेंज क्या है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फिर अपने पहले क्या लेने लग जाता है? एक प्रीपोजिशन लेने लग जाता है। देखो जरा, आर्या सेंट अ कॉपी ऑफ द लेटर टू अंकुश। यहाँ भी वही चीज है, बताओ क्या भेजा था? अ कॉपी ऑफ द लेटर, ये तो हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको भेजा था? रिसीवर कौन है? अंकुश। ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसके साथ मिल गया है? टू के साथ। तो ये जो टू अंकुश है इसको आप क्या कहोगे? प्रीपोजिशनल फ्रेज। मतलब आप इसको प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ने अपने से पहले एक प्रीपोजिशन ले लिया। ठीक है, तो मैरी सेव्ड अ सीट फॉर मी, उसी सेंटेंस को आपने इस तरीके से लिखा। इसमें आपने अ सीट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से आप जोड़ रहे हैं, तो प्रीपोजिशन कौन सा आ गया है? फॉर। ठीक है, दिस इज आल्सो करेक्ट। प्लीज पोर अ ड्रिंक फॉर मी। व्हाट? अ ड्रिंक। फॉर whom? फॉर मी। तो ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और प्रीपोजिशन कौन सा आ रहा है? फॉर। इट मींस यू कैन कनेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन वहां चेंज क्या होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा, जबकि यहाँ ऐसा नहीं था। ठीक है,
अगर मैं कहूं आई गेव हिम माई एड्रेस, इसी चीज को आप कह सकते हो आई गेव माई एड्रेस टू हिम। बोथ द पैटर्न्स आर ग्रामेटिकली करेक्ट। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए बच्चों, अभी तक तो हमने देखा कुछ एग्जांपल्स में कि ऑब्जेक्ट हमने पहचान लिया है, लेकिन वहां एक एक वर्ड, एक एक सिंगल वर्ड ही हम देख पा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट है ना। लेकिन हमें लैंग्वेज जो है वो इतना लिमिट नहीं करना, उसको बहुत बढ़ाना है आगे। तो अब आप ये देखिए कि एक ऑब्जेक्ट एक वर्ड ही नहीं होता। एन ऑब्जेक्ट कैन बी अ नाउन, अ प्रोनाउन, अ नाउन फ्रेज और अ नाउन क्लॉज। क्या क्या हो सकता है एक ऑब्जेक्ट? देखो सीधी सी बात है, अगर एक नाउन ऑब्जेक्ट होता है तो नाउन ही तो रिप्लेसमेंट होता है प्रोनाउन का, तो वह प्रोनाउन भी आ सकता है। और नाउन फ्रेज और नाउन क्लॉज कैसे काम करते हैं? नाउन की तरह ही काम करते हैं, हम पिछले सेशंस में पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखो अक्षी मेट रोहन। अब फिर मैं पूछूं कि वो किससे मिली, है ना, रिसीवर कौन था, किससे मिली? तो अक्षी मेट रोहन, यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट कौन है? रोहन, एक सिंगल नाउन है। ठीक है, अब इसी जगह अगर मैं कहूं अक्षी मेट हिम, तो हिम जो है वो रोहन का रिप्लेसमेंट है, नाउन की जगह प्रोनाउन आ रहा है, तो हिम यहाँ पर हो गया हमारा प्रोनाउन, और ये दोनों ही क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखो, द बॉय वोर अ मिस्टीरियस ब्लैक एंड व्हाइट मास्क। अब अगर हम पूछे व्हाट डिड द बॉय वियर, क्या पहना था? व्हाट, तो व्हाट का जवाब हमें क्या मिलता है बताओ? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अब अगर मैं कहूं द बॉय वोर अ मास्क, सिर्फ इतना सा हो जाए तो हम कह सकते हैं, समझ में भी आ जाएगा कि जो अ मास्क है वो नाउन है और वो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। लेकिन ये भी तो नीड हो सकती है ना राइटर की या स्पीकर की कि वो मास्क के बारे में और भी कुछ इंफॉर्मेशन दे। तो उसको मास्क जो था उस नाउन को कंप्लीट करना था कुछ इंफॉर्मेशन देके कि वो मिस्टीरियस है और वो ब्लैक एंड व्हाइट है। तो ये जो पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, मैंने आपको पढ़ाया भी था फ्रेजेस और क्लॉजेस में कि ये जो पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो काम किसकी तरह कर रहा है? नाउन की तरह। लेकिन इसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब नहीं है, इसलिए ये क्लॉज नहीं है, तो फिर ये क्या होगा? नाउन फ्रेज होगा। और किसकी तरह काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट की तरह। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो दिक्कत आती है ना कभी कभी कि मैम एक वर्ड होता है तो समझ में आ जाता है ऑब्जेक्ट है, लेकिन अगर लंबे सेंटेंसेस हैं तो उसमें कैसे पहचानेंगे? क्योंकि वहां एलिमेंट तो 5 ही होने हैं, एस वी ओ सी ए, है ना। तो वो लंबे सेंटेंसेस में हो सकता है सब्जेक्ट बड़ा हो, ऑब्जेक्ट बड़ा हो, 3 4 5 वर्ड्स का हो, तो वो या तो फ्रेज होगा या वो क्लॉज होगा। ठीक है ना। I don't believe what she says। आप खुद ही सोचो, I don't believe, आप इस पूरे की जगह लिख सकते हो ना I don't believe John, I don't believe him, मतलब ये जगह किसकी है? नाउन या फिर प्रोनाउन की। ठीक है, तो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, अगर ये नाउन प्रोनाउन की ही प्लेस है तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी किसका काम करेंगे? नाउन का ही करेंगे। लेकिन यहाँ ध्यान से देखो, मेरे पास शी सब्जेक्ट है और सेज वर्ब है, वॉट यहाँ कंजंक्शन है। मैंने आपको कहा था कि डिपेंडेंट क्लॉजेस एक कंजंक्शन से जुड़े रहते हैं। तो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो काम तो नाउन का ही कर रहा है, जिसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? नाउन क्लॉज। और ये पूरा किसकी जगह आ रहा है? देखो, आई डोंट बिलीव हुम, किस पर भरोसा नहीं करते हो, तो ये भी आपका एक ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये क्लॉज है, वो किसकी तरह काम कर रहा है स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो वर्ड भी हो सकता है, एक फ्रेज भी हो सकती है और क्लॉज भी हो सकता है जो नाउन की तरह काम करेगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस एलिमेंट है बच्चों कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से कैसे डिफरेंट होता है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? वर्ड्स दैट आर नीडेड टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ एन एक्सप्रेशन। जैसा कि देखो इसके नाम से पता लग रहा है, कॉम्प्लीमेंट कंप्लीट करता है, पूरक है। किसको कंप्लीट करेगा? या तो आपके सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है उसके मीनिंग को कंप्लीट करेगा, या ऑब्जेक्ट के बारे में कोई ना कोई इंफॉर्मेशन देगा। अब वो कंप्लीटनेस जो है वो किस किस तरीके से शो हो सकती है? या तो वो आपके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में एक आइडेंटिफिकेशन बताएगा वो वर्ड, या फिर डिस्क्रिप्शन बताएगा उसका। आप सोच के देखो, आइडेंटिफिकेशन मीन्स पहचान, है ना। और पहचान क्या होता है? किसी भी चीज का, किसी भी पर्सन का नाम, और नाम ही क्या होता है? नाउन। एवरी नेम इज अ नाउन, है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि अगर
आइडेंटिफिकेशन बता रहा है तो वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच होना चाहिए, नाउन। और अगर वो वर्ड डिस्क्रिप्शन बता रहा है, डिस्क्रिप्शन में कलर आ जाता है किसी चीज का, लेंथ आ जाती है, शेप आ जाती है, उसकी कोई भी क्वालिटी आ जाती है, तो ये सारी चीजें बताने का काम कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच करता है, एडजेक्टिव। तो इट मींस मेरे सामने ये चीज निकल के आ गई कि कॉम्प्लीमेंट की जगह पे, मतलब ये जो एस वी और सी है, सी की जगह पे कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच आ सकते हैं, या तो एक नाउन या फिर एक एडजेक्टिव। बच्चों ध्यान से पार्ट 2 को देखना जो मैंने अपलोड किया है इसी पर बेस सेंटेंस एलिमेंट्स का, और उस पर आप 22 मिनट्स पर जाना। वैसे तो मैं आपसे ही कहूंगी कि वापस देख लें आप उस पार्ट को पूरा, क्योंकि पढ़ाई जितनी बार करो उतनी बार नई चीजें हमें जानने को मिलती है, लेकिन पर्टिकुलर ये चीज मैंने 22 मिनट्स पर बोली है पार्ट 2 में, और मैंने वहां लिखा भी था कि जब मैंने लिंकिंग वर्ब पढ़ाई थी कि लिंकिंग वर्ब का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब प्लस नाउन या फिर एडजेक्टिव। मतलब नाउन या एडजेक्टिव की जगह पे क्या आ गया, कॉम्प्लीमेंट। मतलब हमारा जो लिंकिंग वर्ब के साथ जनरली एक स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। और अब यहाँ हमने ये देख लिया कि कॉम्प्लीमेंट की जगह कौन कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है, या तो एक नाउन आता है या फिर एक एडजेक्टिव आता है। जरूर देख लेना उसको पार्ट 2 को, ठीक है। तो देखिए अब मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, वहां हम देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट कैसे काम कर रहा है ना। देखो फर्स्ट सेंटेंस है द बॉक्स इज एम्प्टी। जब आप सब्जेक्ट का एक आइडेंटिकल रिलेशनशिप बताते हो किसी वर्ड के साथ, आइडेंटिकल मतलब ये जो चीज है ये क्वालिटी उसी के साथ एसोसिएटेड है, उसी के बारे में बता रही है, इट मींस उस केस में आप बीच में क्या यूज करते हो, लिंकिंग वर्ब यूज करते हो। भाई लिंकिंग वर्ब का काम क्या था, लिंकिंग वर्ब का काम था कि वो एक क्वालिटी को एसोसिएट करता है, एक आइडेंटिफिकेशन को एसोसिएट करता है उसके सब्जेक्ट के साथ। तो ये एसोसिएट ही तो कर रहा है, कनेक्ट ही तो कर रहा है, कोई एक्शन थोड़ी बता रहा है। एक्शन नहीं बताता लिंकिंग वर्ब। कॉपुलर वर्ब हमने पढ़ा था, कॉपुलर वर्ब और कॉपुलर वर्ब ध्यान से पढ़ लेना इस टॉपिक को, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये। तो द बॉक्स इज एम्प्टी, ये जो एम्प्टी वर्ड है ये किसके बारे में बता रहा है, किसको कंप्लीट कर रहा है, बॉक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि डब्बा जो है वो खाली है, बीच में लिंकिंग वर्ब है। ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है बच्चों, एम्प्टी। एम्प्टी किसी का नाम तो हो नहीं सकता ना, पहचान नहीं हो सकती, लेकिन किसी का डिस्क्रिप्शन हो सकता है, इसलिए एम्प्टी वर्ड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव हो जाएगा। अभी तो मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच देखे, अब अगर सेंटेंस एलिमेंट की बात करूं तो द बॉक्स सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, और एम्प्टी यहाँ पर क्या है, कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट तो नहीं है ना, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में बहुत डिफरेंस होता है। और मैं अभी आपको बता दूं कि पार्ट 4 जो मैं लेकर आने वाली हूँ, सेंटेंस एलिमेंट्स की जो समरी उसके अंदर होगी, उसमें मैं आपको कुछ बहुत अच्छे एग्जांपल्स करवाने वाली हूँ, ताकि आप ये समझ जाएं कि SVOCA कैसे काम करता है। उसी पार्ट में मैं आपको कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट में बहुत बढ़िया तरीके से डिफरेंस करना बताऊंगी, ठीक है, तो उसको जरूर देखें। He has become a doctor, मैंने लिंकिंग वर्ब बताई थी, उसमें एक बिकम भी तो थी ना लिंकिंग वर्ब। देखो she has become a doctor, एक स्टेट चेंज हो गई, वो अभी तक कुछ नहीं थी, अब वो एक डॉक्टर बन गई है। तो यहाँ अ डॉक्टर जो है she के साथ अ डॉक्टर को एसोसिएट मतलब जोड़ने का काम कौन कर रहा है, बिकम। ये तो है लिंकिंग वर्ब। अ डॉक्टर अब she की क्या हो गई है, विशेषता, ठीक है, सॉरी आइडेंटिफिकेशन, उसकी पहचान हो गई है। अ डॉक्टर यहाँ पर एक नाउन है, और ये काम किसका कर रहा है स्टूडेंट्स, कॉम्प्लीमेंट का। आप समझ रहे हो हम क्या कर रहे हैं, हम एक सेंटेंस में सेंटेंस एलिमेंट्स तो तब बताएंगे जब हमें उस वर्ड का रोल पता लगेगा कि उस सेंटेंस में एक वर्ड सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है या वर्ब है। वो तो है SVOCA, लेकिन वो वर्ड कौन सी फैमिली से ले रहे हैं हम, वो वर्ड नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वो कहलाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। और दोनों ही चीजें हमें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। His friends call him मोनू, देखो इधर his friends call him मोनू, ये his friends क्या है, सब्जेक्ट। कॉल करने वाले मतलब बोलने वाले, पुकारने वाले, एड्रेस करने वाले कौन है, फ्रेंड सब्जेक्ट, तो ये हो गया हमारा वर्ब। अब किसको पुकारते हैं, whom का जवाब कौन देता है बताओ, रिसीव कौन कर रहा है इसको, तो रिसीवर ऑब्जेक्ट होता है ना, मैंने अभी अभी आपसे कहा था, तो इट मींस हिम तो है हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट। अब मेरे पास SVO तो आ गया, SVO तक का तो सेंटेंस मैंने बना लिया।
अब ये मोनू क्या है ये भी तो पहचानना पड़ेगा ना। सब्जेक्ट ये हो नहीं सकता, वर्ब ये हो नहीं सकता, ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ लिख ही दिया। तो अब ये मोनू देखो क्या कर रहा है, ये मोनू वर्ड जो है वो इस हिम को कंप्लीट कर रहा है, इसके बारे में बता रहा है कि उसके दोस्त उसको मोनू कहकर पुकारते हैं। इट मींस हिम की जो आइडेंटिफिकेशन है उसके दोस्तों के सामने वो क्या है, मोनू। तो ये एक आइडेंटिफिकेशन हो गई, एक नाउन हो गया। तो ये जो मोनू है बच्चों वो कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा है। अच्छा, जो सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं वो तो कहलाते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और जो ऑब्जेक्ट को पूरा करते हैं वो कहलाते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। वेरी सिंपल, ठीक है। आगे देखो, दे नेम्ड देयर बेबी स्मिरल। दे नेम्ड देयर बेबी स्मिरल। बताओ एक्शन क्या है, नेम, नाम दिया। किसने दिया, दे ने, ये सब्जेक्ट है। किसको दिया, रिसीव किसने किया इसको, देयर बेबी, उनके बच्चे ने, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। दे नेम्ड देयर बेबी। अब ये जो स्मिरल है, अब जब नाम दे दिया बच्चे को तो ये जो स्मिरल है इसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो गई कि अब इसकी पहचान हो गई ना कि बेबी जो है, बेबी का नाम क्या है, स्मिरल। तो ये स्मिरल है ये कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है बच्चों। और पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा है, ऑब्वियसली नाउन, क्योंकि नाम दिया है, ठीक है। देखो सोच के देखो, अगर मैं कहूं आई मेट स्मिरल, अब यहाँ स्मिरल कौन है, जिससे मैं मिली, तो इस सेंटेंस में तो स्मिरल एक ऑब्जेक्ट बन गया। लेकिन यहाँ पर स्मिरल जो है उस पर कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा, वो किसी एक्शन का रिसीवर नहीं है यहाँ पे। लेकिन स्मिरल एक ऐसा वर्ड है जो बेबी को कंप्लीट कर रहा है यहाँ पे आके, इसलिए इसको आप कॉम्प्लीमेंट कहोगे, ठीक है। डिफरेंस तो मैं बताऊंगी आपको पार्ट 4 में। आई फाउंड द डोर लॉक्ड। आई फाउंड द डोर लॉक्ड। आई सब्जेक्ट है, फाउंड वर्ब है। बताओ क्या मुझे क्या लॉक्ड मिला, द डोर। द डोर तो हो गया ऑब्जेक्ट। अब जब मैंने दरवाजे को देखा, उसकी पोजीशन क्या थी, वो किस स्टेट में था, उसका डिस्क्रिप्शन क्या था कि वो ताला लगा हुआ था, उसपे वो बंद था, तो लॉक्ड उसकी विशेषता हो गई। ये कॉम्प्लीमेंट है जो किसको पूरा कर रहा है, डोर को, इसलिए ये क्या हो जाएगा, लॉक जो है वो एडजेक्टिव है, ठीक है। The doctors found him fit. The doctors सब्जेक्ट है, found वर्ब है, किसको पाया, him को, ये ऑब्जेक्ट है, और कैसा पाया, fit. fit him को पूरा कर रहा है, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन बता रहा है कि स्वस्थ पाया उनको। तो ये जो fit है वो है तो एक एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कि किसका काम कर रहा है यहाँ पर, कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है। You make me nervous. यू सब्जेक्ट है, मेक वर्ब है, मी किसको, मुझे, मैं रिसीवर हूं, इसलिए ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। और नर्वस मी को डिस्क्राइब कर रहा है कि मुझे तुम नर्वस महसूस कराते हो, नर्वस बना देते हो, ये एक एडजेक्टिव है जो कि किसका काम कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है। लेट्स पेंट इट ब्लू। लेट्स पेंट इट ब्लू, यहाँ पे लेट्स पेंट एक वर्ब है, सिर्फ पेंट। इट यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, क्या पेंट करना है, ठीक है। और ब्लू यहाँ पर एक एडजेक्टिव है, मैंने कहा था कलर सारे एडजेक्टिव होते हैं, और ये कॉम्प्लीमेंट है, बताओ किसको पूरा कर रहा है, इट को, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने अभी तक जो आपको स्ट्रक्चर बताया वो जनरली आप देख रहे हो, वहां पे पहले सब्जेक्ट आ रहा है, फिर वर्ब आ रहा है, फिर ऑब्जेक्ट आ रहा है, और फिर कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, बिल्कुल वही सीक्वेंस चल रहा है ना। लेकिन कई तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, कई तरह के पैटर्न्स होते हैं। फिलहाल आप इन सेंटेंसेस पे थोड़ी नजर डालिए, क्या हो रहा है यहाँ पे। I saw a madman, I found the man mad। देखो इस तरह से मैड मैन, मैन मैड, क्या हो रहा है, यहाँ पहले मैन आ रहा है, बाद में मैड आ रहा है, ऊपर वाले सेंटेंस में पहले मैड आ रहा है, बाद में मैन आ रहा है, वही यहाँ हो रहा है एक्सपेंसिव कार एंड कार एक्सपेंसिव। तो इस तरीके से वर्ड्स जो आगे पीछे हो रहे हैं, इससे क्या सेंटेंस के मीनिंग पर कोई फर्क पड़ता है या इसके सेंटेंस एलिमेंट्स पे भी कोई फर्क पड़ेगा क्या, चलो देखते हैं इसको भी हम आगे। I saw a madman, I सब्जेक्ट है, saw वर्ब है। अब हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, whom did I see, किसको देखा, तो किसको का जवाब अगर मैं पूछूं whom, तो इसका जवाब मुझे क्या मिलेगा बच्चों, ये पूरा ही तो मिलेगा ना। मैंने किसको देखा, एक पागल व्यक्ति को देखा, तो मेरा जो whom का जवाब है पूरा है, इसलिए ये पूरा कहलाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। वही दूसरा सेंटेंस देखो, I सब्जेक्ट है, found वर्ब है। अब मैं पूछूं I found the man mad, मैंने किसको पागल पाया, मुझे कौन पागल लगा, किसको,
क्वालिटी होती है इसलिए एडजेक्टिव है, और काम किसका कर रहा है बच्चों? ये कॉम्प्लीमेंट का। सेंटेंस एलिमेंट क्या है? कॉम्प्लीमेंट। तो आप जरा ध्यान से देखो, इसका जो पैटर्न है वो तो क्या हो गया? SVO, और इसका पैटर्न है SVOC। नहीं है क्या? बताओ, है ना? और मीनिंग भी चेंज हो गया भाई। इसमें आपको पहले से पता था पर्सन मैड है, और इसमें आई फाउंड द मैन। यहाँ फाउंड का मतलब पाना नहीं है, लगना है कि आप किसी से मिले और तब आपने नोटिस किया, आपको पता लगा कि वो पागल है। ठीक है, मुझे एक व्यक्ति पागल लगा। आई सॉ एन एक्सपेंसिव कार। आई सब्जेक्ट है, सॉ वर्ब है। बताओ व्हाट डिड आई सी? व्हाट का जवाब क्या है? पूरा होगा, एन एक्सपेंसिव कार। ये पूरा व्हाट का जवाब है मेरा, इसलिए पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, लेकिन इस सेंटेंस में आई फाउंड द कार एक्सपेंसिव, आई सब्जेक्ट है, फाउंड वर्ब है। बताओ मुझे क्या एक्सपेंसिव लगा? कार। तो कार है मेरे यहाँ पे ऑब्जेक्ट, और एक्सपेंसिव इसको पूरा कर रही है। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है, लेकिन सेंटेंस एलिमेंट कौन सा है? कॉम्प्लीमेंट। तो इसका देखो सेंटेंस पैटर्न क्या हो गया ऊपर वाले सेंटेंस का? SVO, और इसका हो गया SVO और C। ठीक है, मतलब मैं शोरूम पे गया, मेरा बजट कम था, और जब शोरूम पे गया मुझे 1 लाख ऊपर वाली गाड़ी दिखाई गई, तो मुझे गाड़ी महंगी लगी, वहां जाकर महंगी लगी। ठीक है, तो फर्क पड़ रहा है ना, देखो सेंटेंस एलिमेंट्स का भी और मीनिंग का भी। ठीक है, इसके आगे बहुत सारी बातें हम पार्ट 4 में करने वाले हैं। बार बार कह रही हूँ, पार्ट 1, 2 और 3 बहुत अच्छे से देख लें, ताकि आप बहुत कंफर्टेबली मेरे साथ रह पाए पार्ट 4 में। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। So students, here is the last element we are discussing, that is adverbial. Adverbial is very similar to adverb. जैसे एक adverb काम करता है, और adverb के बारे में हम वही मैं कहूँगी वापस पढ़ेंगे आने वाले सेशंस में। एक adverb verb को, adjective को, another adverb को modify करता है। जनरली एक adverb क्या क्या बताता है, हम पढ़ नहीं रहे अभी adverb, मैं आपको थोड़ी सी एक brief information दूं तो manner बताता है एक adverb, place बताता है, टाइम बताता है, रीजन बताता है, डिग्री बताता है। ठीक है, तो ये सब हम पढ़ेंगे आने वाले सेशंस में। फिलहाल इससे हमें हेल्प मिल जाएगी अभी एडवर्बियल को जानने में। देखो, वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू गिव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट अ वर्ब, दीज आर नॉर्मली एन एडवर्ब, अ प्रीपोजिशनल फ्रेज, एन एडवर्ब फ्रेज और एन एडवर्ब क्लॉज। भाई एडवर्ब फ्रेज और एडवर्ब क्लॉज इसलिए क्योंकि अगर एक एडवर्ब एडवर्बियल की जगह ले सकता है, तो वो फ्रेज और वो क्लॉज जो एडवर्ब का ही काम करते हैं वो भी आ सकते हैं इसकी जगह, है ना। देखो बच्चों, जिन्होंने सीक्वेंस वाइज मेरे सारे वीडियोस बेसिक वाले देखे होंगे, बेसिक की जो सीरीज है, वही स्टूडेंट एक कंटिन्यूटी बना सकता है और ये कह सकता है कि यस नाउ आई नो द बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। एक भी वीडियो अगर स्किप किया होगा तो वो एक लिंक टूट गया होगा, और आपको हो सकता है आने वाले वीडियोस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आए। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पिछले सारे वीडियोस देखें जैसे जैसे आपको टाइम मिले, ताकि आप इस वीडियो को और अच्छे से समझ पाएं। ठीक है, तो देखो, योर चिल्ड्रन आर आउटसाइड। देखो बच्चों, हमने 2-3 बार मैंने आपको बता दिया कि एक पैटर्न में आपको बार बार बता रही हूँ, सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट, है ना। और अभी मैंने आपको बताया भी था कि कॉम्प्लीमेंट अपनी जगह नाउन लेता है और एडजेक्टिव लेता है, लेकिन कभी कभी एक एडवर्ब भी कॉम्प्लीमेंट की जगह आ सकता है। मतलब एक कॉम्प्लीमेंट आइडेंटिफिकेशन भी बता सकता है, डिस्क्रिप्शन भी बता सकता है और लोकेशन भी बता सकता है, लिंकिंग वर्ब। ठीक है, जैसे यहाँ योर चिल्ड्रन आर आउटसाइड, योर चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, आर लिंकिंग वर्ब नहीं है क्या? लिंकिंग वर्ब क्या होता है? तो सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से लिंक करता है, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता वहां पे। ठीक है, तो आउटसाइड जो है वो क्या है? देखो, प्लेस, इसलिए इसको आप क्या नाम दोगे? एडवर्बियल नाम दोगे, जो कि एक एडवर्ब है, एक सिंगल वर्ड है। ठीक है, she keeps most of the money in the bank, she सब्जेक्ट है, keeps वर्ब है। बताओ वो क्या रखती है? what का जवाब क्या है बच्चों? most of the money। ये पूरा का पूरा क्या है? ऑब्जेक्ट। ध्यान से देखते चलो, यही most of the money ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो मतलब फ्रेज है, और ये फ्रेज किसका काम कर रहा है? नाउन का, क्योंकि मेरा मेन सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, सॉरी मेन वर्ड क्या है? मनी, तो ये नाउन फ्रेज है। और अभी अभी मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट की जगह नाउन फ्रेज भी आ सकता है, नाउन क्लॉज भी आ सकता है ना। इन द बैंक, कहाँ रखती है? वेयर, प्लेस। तो ये जो कहाँ का जवाब है वो है
एडवर्बियल इन द बैंक, है ना, एडवर्ब फ्रेज है ये यहाँ पे। She telephoned me last week, she सब्जेक्ट है, टेलीफोन वर्ब है। बताओ किसको फोन किया, रिसीवर कौन है, मैं, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। और कब किया, टाइम क्या है, लास्ट वीक, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका एडवर्बियल। ठीक है। The computer is downstairs, the computer सब्जेक्ट है, is लिंकिंग वर्ब है, downstairs लोकेशन बता रहा है आपको, तो ये हो जाएगा आपका एडवर्बियल कि कंप्यूटर नीचे है, प्लेस बता रहा है। She is in good health, she सब्जेक्ट है, is लिंकिंग वर्ब है। अब ये जो in good health है ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है क्योंकि प्रीपोजिशन से बन रही है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे एडवर्बियल। ठीक है, she is in good health. He solved the problem patiently, he सब्जेक्ट, solve verb, क्या सॉल्व किया बताओ उसने, द प्रॉब्लम, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट क्योंकि व्हाट का जवाब दे रहा है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मैनर क्या था, पेशेंटली, बहुत धैर्य से, इसलिए इसको क्या कहोगे आप, एडवर्बियल कहोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आपका एडवर्बियल। अब मैंने आपको बहुत अच्छे से सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल समझाया है। फिर भी एक और पार्ट में आप लोगों के लिए शूट करूंगी जिसमें इस पूरे सेंटेंस एलिमेंट के जो वीडियोस हैं जो मैंने आपको पढ़ाया है उनकी एक समरी होगी ब्रीफली और कुछ एग्जांपल्स होंगे ताकि आप उस चीज को कभी भी नहीं भूलेंगे। बिलीव मी, यू विल नेवर फॉरगेट दिस थिंग इन योर लाइफ। बहुत अच्छे से आप उसको अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, सारे एग्जांपल्स लेंगे और हम उसमें ये देखेंगे कि क्या यही पैटर्न होता है क्या, नहीं, एसवी भी होता है, एसवीसी भी होता है, एसवीए भी होता है और एसवीओसीए तो होता ही होता है। ठीक है, तो वो सारे पैटर्न्स मैं डिस्कस करने वाली हूँ पार्ट 4 में। कीप वॉचिंग माय वीडियोस, कीप शेयरिंग माय वीडियोस, कीप स्टडीइंग एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।